मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के नगर निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, प्रेरणादायक काम करके जनता से बनाएं बेहतर संबंध। प्रदेश में कोविड संक्रमण की स्थिति में तेजी से हो रहा है सुधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराए जाने के दिए निर्देश। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द किए जाने की सरकार ने की घोषणा। इससे पहले कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा भी की जा चुकी है रद्द। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी में सीवेज युक्त जल की मात्रा बढ़ने से बढ़ा प्रदूषण। ऑक्सीजन की मात्रा नदी में कम होने से जल जीवों के जीवन को बढ़ा खतरा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज प्रदेश के नगर निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान 700 महापौर और चेयरमैन तथा 12,000 से अधिक पार्षद मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संवाद के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निकाय में हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो प्रेरणादायी बने। अक्सर जितने भी हमारे नगर निगम हैं, नगर निकाय हैं, हमें कुछ नयापन वहां पे करना पड़ेगा। जैसे भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 10 नगर निगम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। 5 लाख की आबादी के ऊपर के नगर निकायों को, 60 ऐसे नगर निकायों को अमृत योजना के अंतर्गत भी चयन किया। जो भी नगर निगम या नगर निकाय स्मार्ट सिटी या अमृत योजना के अंतर्गत चयनित हैं, वे समयबद्ध ढंग से अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा दें। हमें अपने नगर निकाय की आय से भी कैसे हम अपने नगर निकाय की आय को बढ़ा सकें, इस पर चेयरमैन, पार्षदगण, उस नगर निकाय के ईओ, अधिशासी अधिकारी, ये सभी लोग मिलकर के एक व्यवस्था बनाएं कि एक निश्चित इनकम उस नगर निकाय की बने। और फिर वहां पर जैसे हम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर नगर निगम में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, आप भी अपने नगर निकाय के अंतर्गत छोटा सा बना सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी से पूरा सिटी आच्छादित होगा। ये 2 काम करेगा। उस नगर निकाय की ट्रैफिक की व्यवस्था को तो व्यवस्थित करने में योगदान देगा ही, लेकिन नगर निकाय की सुरक्षा में भी योगदान देगा। आप लोकल पुलिस से मिलकर के, प्रशासन के साथ मिलकर के इस कार्य को करेंगे, मुझे लगता है एक परिवर्तन दिखाई देगा। आप लोगों को कह सकते हैं कि देखिए, हमारी नगर निकाय में ITMS है, हमारी नगर निकाय में हम लोग ट्रैफिक के मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहां पर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग नगर निकाय को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। एक व्यवस्थित स्वरूप दे सकता, कम खर्चे में जन सहभागिता के माध्यम से, उस प्रकार का एक बेहतर उदाहरण आपके यहां एक खड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम को सड़कों पर गाय और गौवंश को बेसहारा घूमने नहीं देना चाहिए और उनके आश्रय स्थल पर रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए नगर निकाय स्थानीय परिवारों को छोटी धनराशि खर्च करके आश्रय स्थलों पर पल रही गायों और गौवंश को गोद देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। निराश्रित गौवंश नगर निकायों की एक समस्या होती है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किया, नगर निकाय ने भी किया। समाज को चाहिए, हम समाज को जागरूक करके अगर नगर निकाय से जुड़े हुए लोगों को हम कह सकें कि हर परिवार एक गाय को गोद ले, और एक गाय को गोद लेने का मतलब साल भर में उसका मिनिमम कुछ एक पैसा तय कर लीजिए। एक साल में 300 या 500 रुपया वो परिवार देगा, उसके नाम पे वो गाय रहेगी और उस गाय को उसके नाम पर हम उसका लालन पालन करेंगे। गाय केवल भूसा ही नहीं खाएगी, गाय के लिए आपको हरा चारा भी व्यवस्था करना पड़ेगा, गाय के लिए कुछ अच्छे चौकर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, तब वो हष्ट-पुष्ट रहेगी। अन्यथा कमजोर होगी तो फिर उसका भी पाप हमारे ऊपर लगेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है
कि गाय को सड़क पे न घूमने दें, बछड़ों को सड़क पे न घूमने दें, बल्कि उनके लिए जो गौ आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था, वहां पे उनके उपचार की व्यवस्था, वहां पर उनके खाने की व्यवस्था, वहां पर पानी पीने की व्यवस्था, गर्मी से सर्दी से बचाव की व्यवस्था भी हमें प्रॉपर रूप से वहां करनी पड़ेगी। और इसके लिए अच्छा होगा कुछ ऐसे लोगों को हम उस व्यवस्था के साथ जोड़ें जो सरकार के साथ साथ स्वयं भी इस मामले में कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे, तो नगर निकाय एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि नगर निकायों को घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने की केंद्र और राज्य सरकार की योजना को व्यवहारिक रूप देने में बड़े पैमाने पर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार से मिलने वाली ग्रांट और किए जा रहे कार्य की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि नगर निकाय को स्वच्छता और स्वास्थ्य के मद्देनजर कूड़े के सही ढंग से निस्तारण की वैज्ञानिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कूड़े के ढेरों के पास मजबूरीवश रहने वाले गरीबों को बीमारियों से बचाया जा सके। अपने अपने समय में अच्छा काम करने की वजह से मतदाताओं ने आपको फिर से मत दिया और आपको चुनकर भेजा है, और एक विश्वास के साथ आपको मतदान किया है कि आगे जाकर नगर को अच्छा बनाने में ये सफल होंगे। आज आप सबको माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बहुत ही डिटेल अलग अलग विषयों पर आपको मार्गदर्शन दिया है। मैं मानती हूँ कि इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे तो नगर को आप अच्छा बना सकते हो। नगरवासियों को जो चाहिए वो आप दे सकते हो, और ये देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा एक काम है, हमारा एक फर्ज है। चुनकर आए हैं, जनप्रतिनिधि बने हैं, इसकी वजह से सामान्यतः जब चुनाव होता है और जब नए नए पार्षद चुनकर आते हैं तो नगर का अर्थ इतना ही करते हैं कि नगर मतलब नल, मतलब बोर्ड में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा ग मतलब गटर, गटर का काम होना चाहिए, और तीसरा है र मतलब रोड, रास्ता। ये तीन बातों पर ही ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। संवाद में शामिल हुए नगर निकाय के सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दी। और अब मेरे पूरे शहर में बहुत कम है जो उनको कोरोना हुआ है। आपसे बता दूं कि हमारे यहाँ अब खाली 434 है, और कल जो आए तो आए और यहाँ बिल्कुल हमारा सब कार्य हो रहा है। हम पहले भी खुल गए और काम भी करने लगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार की ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की नीति से प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी और रिकवरी दर में निरंतर वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि 5 करोड़ से अधिक कोरोना टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर 97.1% हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण में तेजी से कमी आने के बावजूद संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी एवं सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके दृष्टिगत सभी जनपदों में कोविड-19 से बचाव के लिए निर्गत गाइडलाइंस का प्रभावी ढंग से पालन कराया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ न हो। घर से बाहर निकलने पर मास्क और 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन करें।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में संक्रमण के 1268 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक 16,48,771 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना से रिकवरी दर बढ़कर 97.3% हो गई है। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 108 लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3,40,411 सैंपल की जांच की गई है। कल पोर्टल पर संक्रमित व्यक्तियों में से 108 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। विगत 24 घंटों में 3,40,411 सैंपल्स की जांच हुई और इसके साथ अब प्रदेश में कुल मिलाकर 5,04,05,030 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। जो ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट है प्रदेश का वो इस समय 3.4% चल रहा है। WHO का मानक है कि पॉजिटिविटी रेट 5% के अंदर होना चाहिए और ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी प्रदेश की 5% से कम अर्थात 3.4% है और जो डेली पॉजिटिविटी आजकल आ रही है वो भी 0.5% से भी कम आ रही है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 22,10,43,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 24,26,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के 7 सालों में जनता से किए सभी वादों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने कोरोना महामारी का मुकाबला किया है उसे पूरा विश्व सराह रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कई बड़े काम किए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में जब भाजपा की सरकार आई थी तो मात्र 6 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड योजना से जुड़े थे, जो आज बढ़कर 10 करोड़ से भी अधिक हो चुके हैं और आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ेगी। इसके साथ ही मजदूरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए देश के हर जिले में अस्पताल खोले जाएंगे। हमारे मंत्रालय ने भी बहुत से ऐसे काम करे हैं जो मजदूरों के हित के हैं और बहुत सी बातें जानकारी में आती हैं और मजदूरों को एक सही प्रक्रिया में लेकर आने का काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमारे विभाग की 2 मुख्य बातें हैं। एक तो प्रोविडेंट फंड, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ें। हमें ध्यान है कि जब 2014 में हमारी सरकार बनी थी तो प्रोविडेंट फंड से जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा 6 करोड़ लोग थे। आज वो संख्या 10 करोड़ पार कर रही है। ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ेगी और इसके अलावा एक बहुत सही ढंग से आदरणीय प्रधानमंत्री जिस ढंग से हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि देश के हर जिले में ESI का अस्पताल खुले और पूरी सुविधा का खुले, हम इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। और आज जब मैं आपके सामने हूँ तो करीब 2/3 देश के अस्पतालों देश के जिलों में हम अस्पताल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और सारी सुविधाओं के अस्पताल ESI के खुलेंगे जिसमें मजदूर को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उसके हिसाब से एक सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में राजधानी लखनऊ की गोमती नदी में प्रदूषण बढ़ने की चिंताजनक खबर सामने आई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गोमती नदी की गुणवत्ता से संबंधित आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार इस वर्ष जनवरी से मार्च के बीच नदी में सीवेज युक्त जल की मात्रा काफी बढ़ गई है और ऑक्सीजन की मात्रा नदी में काफी कम हो गई है। लखनऊ नगर से 30 से अधिक नालों के माध्यम से सीवेज युक्त जल बड़ी मात्रा में गोमती नदी में लगातार मिल रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गोमती नदी के जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 0.9 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर पाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार नदी में पलने वाले जीवों के लिए कम से कम 4 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर घुलित ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विशेषज्ञों के अनुसार पानी में मौजूद मलमूत्र के कारण फीकल कोलीफॉर्म भी गोमती में काफी बढ़ गया है, जो संक्रामक रोगों को बढ़ावा दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले CBSE बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय को लेकर विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से वर्चुअल संवाद किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए किसी भी तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को बताया कि स्वास्थ्य ही असली धन है। ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है। घर में रहकर आप सब युवाओं ने जितने इनोवेशंस किए हैं, जितनी नई नई चीजें सीखी हैं, उसने आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं देख रहा था आज, मैं तो अचानक आ गया, आपको मालूम भी नहीं था, फिर भी आप एक भी बातचीत करके न आप लड़खड़ाए हैं। आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं, अपने पेरेंट के साथ रोज बात करते हैं, वैसे ही मेरे से कर रहे हैं। ये जो अपनापन है ना, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूं। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बात ही नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। साथियों, आपके अनुभव जीवन में हर पड़ाव पर आपके अगर कठिन से कठिन समय है, उसको बार बार याद करके रोने चिल्लाने में समय बर्बाद मत कीजिए। कठिन समय से भी कुछ सीखा होगा, वो सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ताकत मिलेगी। आज जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां काफी कुछ नया कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेज में हमें टीम स्पिरिट के बारे में बार बार कहा जाता है, सिखाया जाता है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ के लेसन्स हमें दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना की मुश्किलों के बीच हमें ये लेसन्स करीब से देखने का, समझने का, जीने का एक प्रकार से नए तरीके से अवसर मिला है। कैसे हमारे समाज में हर किसी ने एक दूसरे का हाथ थामा, कैसे देश ने एक टीम स्पिरिट से इतनी बड़ी चैलेंज का सामना किया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा रद्द होने के बाद अब इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को भी सरकार ने रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद कोरोना महामारी स्थिति की मद्देनजर परीक्षा रद्द किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बारे में समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 साल के इतिहास में पहली बार इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द की गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूंकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीबीएसई की कक्षा 12 की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लेने पर लखनऊ के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने प्रधानमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया है और उनके प्रति आभार जताया है। आज हमारा देश कोरोना की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे में हम छात्र छात्राओं का सेंटर पे जाके परीक्षा लिखना सुरक्षित नहीं, खास करके जब ये माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में मैं प्रधानमंत्री जी द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के निर्णय की सराहना करती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का कि हमारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, इसका स्वागत करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कोरोना की इस स्थिति से हम सब परिचित हैं। हम सबको पता है कि इस समय न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इसी चुनौती का सामना कर रही है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि जिन बच्चों ने, जिन विद्यार्थियों ने अपने माँ बाप को, सगे संबंधियों को, हित मित्रों को खोया है,
उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, उनके ऊपर किस कदर का जो मानसिक दबाव है वो कैसा होगा। और इसलिए एक बार फिर से हमने भारत के रूप में ये परिचय दिया है कि हमारे लिए हमारे देश की भविष्य की प्राथमिकता सुरक्षा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। Welcomes government decision of cancelling class 12 exam. This decision of government of India and Honorable PM has brought immense relief and happiness among the students and has reduced the tremendous mental pressure faced by us. I would also like to thank the teaching community across the country for their constant support and guidance. कोरोना महामारी और इसकी तीसरी वेव की आहट को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का जो फैसला लिया है उसका बागपत के छात्र छात्राओं ने स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि जिंदा रहेंगे तो भविष्य में परीक्षाएं भी देंगे और करियर भी बनाएंगे। हालांकि बच्चों ने परीक्षाओं की पूरे साल तैयारी की, इसे देखते हुए वो थोड़े से निराश अवश्य हैं, लेकिन इसके एवज में वो हालात सुधरने पर परीक्षा कराने का एक विकल्प की मांग कर रहे हैं। बागपत में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त 57 स्कूल हैं, जिनमें से 28 को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिनमें 3,500 छात्र छात्राओं को परीक्षाएं देनी थी। बहुत अच्छा ये फैसला लिया गवर्नमेंट ने, एग्जाम्स को जो डिप्लॉय किया है बहुत अच्छा किया। ये प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन लिया है कि सीबीएसई की 12th की परीक्षा नहीं होंगी वो सही है नहीं, तो मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि फर्स्ट अवर हेल्थ। हम रिमझिम है, मैं 12th TPS की साइंस की स्टूडेंट हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सरकार ने जो भी फैसला लिया है 12th की बोर्ड परीक्षा ना कराने का वो बिल्कुल सही है। मेरा नाम धुन जैन है, मैं 12th कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ ग्लोबल पब्लिक स्कूल से। जो सीबीएसई के लिए प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है कि 12th क्लास की परीक्षाएं नहीं होंगी, वो हमारे फेवर में ही है, क्योंकि हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है। आगरा में एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा संचालित शिरोज हैंगआउट कैफे कोरोना काल में ऐसे जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहा है जो जरूरतमंद, गरीब और मजदूर हैं। लॉकडाउन के चलते गरीब और मजदूरों पर छाए भूख के संकट को दूर करने के लिए कैफे को चलाने वाली एसिड अटैक सर्वाइवर्स युवतियों द्वारा अच्छी गुणवत्ता के खाने के पैकेट्स तैयार कर जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही शिरोज हैंगआउट कैफे जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों को भी भोजन मुहैया करा रहा है। 20 मई से शुरू की गई इस मुहिम के तहत एसिड अटैक सर्वाइवर्स द्वारा खाने को थाली में पैकिंग कर अस्पताल भेजा जाता है। खुद तेजाब हमले का दंश झेल चुकी एसिड अटैक सर्वाइवर्स मधु ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि शिरोज कैफे के जरिए जरूरतमंद लोगों की इस कठिन समय में मदद की जा रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे रिक्शे वाले हैं, लॉकडाउन लग गया तो मतलब उनकी अर्निंग्स नहीं कर पाए और कमा नहीं पाए, तो हम क्योंकि हम एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, तो हम खाना खिला सकते थे, तो हम इसलिए हमने सोचा कि इस कोविड काल में हम खाना खिलाएं, तो इसलिए हम खाना खिला रहे हैं और हमें एक अच्छा सा महसूस हो रही है, क्योंकि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा कर रहे हैं इसके लिए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि शिरोज की जो शुरुआत है वो लोगों के कंट्रीब्यूशन से, लोगों के सहयोग से ही शुरू हुआ है। शायद समाज के लोग ने अगर इस पर विश्वास ना जताया होता इन लड़कियों पर, तो शायद शिरोज ना होता। तो अब शिरोज को भी इस मतलब आपदा की स्थिति में लोगों के साथ अपनी जिम्मेदारी को दिखाते हुए खड़ा रहना था। तो ये हम लोगों ने विचार किया और हमने कहा शिरोज क्या कर सकता है। तो शिरोज के पास किचन है, तो एटलीस्ट वो खाना बना के वो हॉस्पिटल्स में या ज़रूरतमंदों लोग को, जो लोग मैं अगर एग्जांपल दूँ तो जो लोग सड़कों पे रहते हैं या जो रिक्शा चलाते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी छोटे छोटे ठेलों में या छोटी दुकानों में होती है जहां उन्हें भोजन मिल सकता है। मगर अभी लॉकडाउन के दौरान जब चीज़ें सब बंद थी तो बहुत मुश्किल था, तो हमने 20 मई से ये प्रोग्राम शुरू किया था और अभी कंटिन्यू हम इसे लगातार चलाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है जो भाई लोग हैं जिनका काम धंधा नहीं चल रहा है और उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ, खाना बांट रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम हेल्प कर रहे हैं और भी हेल्प करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे कि आगे तक खाना जा सके। और पिछले कई दिनों से पड़ रही धूप, गर्मी और उमस से आज लखनऊ सहित आसपास के स्थानों पर हल्की से तेज बारिश के चलते मौसम सुहावना हो गया है। आसमान पर दोपहर बाद काले बादल छाए हुए दिखाई पड़े और लखनऊ के विभिन्न इलाकों में बारिश की फुहारें पड़नी शुरू हो गई, जिसके कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश और हवाओं के चलते लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है।
प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोंडा के सकरौरा भिखारीपुर रिंग बांध एली के समीप बाढ़ आने से पहले बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा को लेकर कार्य चल रहा है। इस बार बाढ़ से पहले ही ये कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 42 जिले बाढ़ से खासतौर पर प्रभावित होते हैं। वर्ष 2014-15 में 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित रहता था, लेकिन भाजपा सरकार के सजग रहने के चलते बाढ़ से प्रभावित रहने वाला क्षेत्र अब मात्र 1200 हेक्टेयर ही रह गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 24 दिन घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर थी, लेकिन जन धन की व्यापक हानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे बरसात से पहले प्रदेश के प्रत्येक बाढ़ प्रभावित जिले में बाढ़ सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ का काम चल रहा है और पहली बार बाढ़ के काम को बहुत समय से शुरू किया गया है। समय से बरसात से पहले हम लोग काम को पूरा करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जो 42 जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन सब जिलों में सुरक्षात्मक कार्यक्रम बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। 2014 और 15 में बाढ़ से 15 लाख हेक्टेयर जमीन लगभग प्रभावित होती थी। आज 1200 हेक्टेयर पर हम लोग उसको ले आकर के खड़ा किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समय से धन दिया हमको और निर्देशित किया है कि कहीं पर भी बाढ़ के कार्य में कोई गड़बड़ी न होने पाए, उसी के निरीक्षण के लिए मैं निकला हूं और इसलिए बरसात से पहले सभी जिलों में जाकर के हम बाढ़ के बचाव कार्यों को देख रहा हूं और उनको लगता है कि उससे बहुत बड़ी राहत जनता को मिलेगी। अलीगढ़ जिले में कहर बरपाने वाली जहरीली शराब से जुड़े माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। शराब माफिया दिगंबर सिंह का सरकारी जमीन पर बने ट्यूबवेल व कमरे व देशी शराब के ठेके पर बुलडोजर चलाकर तुड़वा दिया गया। अन्य माफिया की अचल संपत्ति निशाने पर है। सभी अचल संपत्ति जब्त करने की तैयारी चल रही है। 50,000 के नामी ऋषि शर्मा की तलाश में प्रदेश के अलावा राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में टीमें दबिश दे रही हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में 2 और मौतों के साथ ही जहरीली शराब के कारण अब तक प्रशासन ने कुल 35 लोगों के मरने की पुष्टि की है। बढ़ती मृत्यु की घटनाओं के कारण देशी ठेकों में मौजूदा शराब हटाने का निर्णय लिया गया है। इन ठेकों पर विभाग शराब की नई सप्लाई देगा। जहरीली शराब को लेकर अब तक 12 मामले दर्ज हुए हैं और 34 शराब माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीती रात पुलिस ने नहर किनारे से अवैध शराब की पेटियां बरामद की। आज सूचना मिली कि थाना जवा क्षेत्र के भट्टे के कुछ मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई है। सूचना पर पुलिस पहुंची तो पाया कि हाल में की गई छापेमारी की कार्रवाई से डरकर किसी ने अपने पास रखी शराब दूर सुनसान नहर किनारे फेंक दी है, जिसे कुछ मजदूरों ने निकालकर अपने भट्टे में बांटकर सेवन कर लिया। मौके से अवैध शराब को सील किया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया। इस संबंध में थाना जवा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द किए जाने के निर्णय को लेकर विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया निर्णय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के नगर निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, प्रेरणादायक काम करके जनता से बनाएं बेहतर संबंध। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द किए जाने की सरकार ने की घोषणा। इससे पहले कोरोना महामारी की स्थिति के मद्देनजर यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा भी की जा चुकी है रद्द। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी में सीवेज युक्त जल की मात्रा बढ़ने से बढ़ा प्रदूषण। ऑक्सीजन की मात्रा नदी में कम होने से जल जीवों के जीवन को बढ़ा खतरा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।